सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करें फिर। अच्छा, फिर आपको रिमाइंड करवा दूं, आज का लेक्चर जो है वो हमारे ऑडिट में जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल कंसेप्ट्स हैं वो आज डिस्कस हो रहे होंगे। अटेंटिव होके सुनना है आपने। मेरी कोशिश होगी कि स्पीड जो है वो मैं स्लो रखूं और चीज़ों को रिपीट करता जाऊं, ताकि अगर पहली दफ़ा में समझ नहीं भी आती तो दूसरी या तीसरी दफ़ा में समझ आ जाए। लेकिन आपका अटेंटिव होना भी बहुत ज़रूरी है। अटेंटिव रेडी? स्टार्ट करें जी। ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये कंसेप्ट आपने इससे पहले शायद अक्सर स्टूडेंट ने कैफ 3 बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा। चैप्टर 27 में लास्ट पोर्शन जो था वो इसी से रिलेट कर रहा था। लेकिन ऑडिट में इसकी एप्लीकेशन इन डेप्थ है, यानी ज़्यादा डिटेल में एप्लीकेशन है। अभी थोड़ी देर में जब हम इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये ना समझिएगा कि अगर आपने इसमें बिजनेस लॉ में कवर कर लिया है तो आज के लेक्चर की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रोबेबली अगर आपने बिजनेस लॉ में इसको समझा भी हुआ है, मतलब पढ़ा भी हुआ है वहाँ पे, तो अब तक भूल चुके होंगे। यहाँ तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ा ही नहीं अभी लॉ। यहाँ अगर पढ़ा भी है तो प्रोबेबली भूल चुके होंगे। इसलिए मैं ये अजम्पशन लेके चलूँगा कि हमारी क्लास में ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं जिन्होंने इससे पहले बिजनेस लॉ में ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा हुआ, यानी ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहली चीज़ हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी कि कुछ कंपनीज है, क्या पाकिस्तान में हर कंपनी का ऑडिट रिक्वायर्ड है? इसका जवाब है नहीं। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से या उससे कम है, उनके लिए ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी कंपनीज के लिए ऑडिट रिक्वायर्ड है। ये जहन में रखिएगा, ऑडिट रिक्वायर्ड है कि नहीं ये एक अलग कंसेप्ट है। ऑडिट करेगा कौन ये एक अलग कंसेप्ट है। ऑडिट रिक्वायर्ड है कि नहीं इसके लिए प्रोविजन है 1 मिलियन वाली। ऑडिट करेगा कौन इसके लिए प्रोविजन है 3 मिलियन वाली। नॉर्मल स्टूडेंट दोनों को मिक्स कर देते हैं, आपने इसको मिक्स नहीं करना। तो पहला कंसेप्ट, क्या पाकिस्तान में हर कंपनी का ऑडिट रिक्वायर्ड है? इसका जवाब है नहीं। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन या उससे कम है, उनके लिए ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी की कंपनीज के लिए ऑडिट रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जिन कंपनीज के लिए ऑडिट रिक्वायर्ड है उन कंपनीज के का ऑडिट करेगा कौन? जिन कंपनीज के लिए ऑडिट रिक्वायर्ड है उन कंपनीज का ऑडिट करेगा कौन? क्या इसका कोई क्राइटेरिया लॉ ने हमें दिया हुआ है या जो बंदा चाहे कंपनी का ऑडिट कर सकता है? तो इसका जवाब है लॉ ने इसका क्राइटेरिया दिया हुआ है। अच्छा, लॉ ने क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है? जो क्राइटेरिया दिया गया है उस बंदे के लिए जो ऑडिट करेगा, यानी कौन ऑडिट कर सकता है, इसके लिए लॉ ने हमें क्राइटेरिया दिया है। ये जो क्राइटेरिया है ये 2 फोल्ड क्राइटेरिया है, यानी ये 2 तरह से क्राइटेरिया हमें दिया गया है। एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और दूसरा डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। यानी क्राइटेरिया के कौन पर्सन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, ये क्राइटेरिया हमें लाने कितनी तरह से दिया है? 2 तरह से, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। जो कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन इसमें सेट करता है, क्या उसमें आपने जहन में रखना है, ध्यान से पढ़ना है कि उसने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूछा है या डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूछा है। जो पूछा होगा वही जवाब देना है। भाई दोनों में फर्क क्या है? क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब है वो चीजें जो ऑडिटर में होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब क्या है? वो चीजें जो ऑडिटर में होना जरूरी हैं। और डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब है वो चीजें जो ऑडिटर में ना होना जरूरी है। डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब क्या? वो चीजें जो ऑडिटर में ना होना जरूरी है। यानी क्वालिफिकेशन वाली सारी चीजें हैं, लेकिन डिसक्वालिफिकेशन की भी कोई एक चीज है। बताइए, ऑडिटर पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। हमने याद रखिएगा दोनों क्राइटेरिया को साइमल्टेनियसली मीट करना है। दोनों क्राइटेरिया को साइमल्टेनियसली मीट करना है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब वो चीजें जो ऑडिटर में होना जरूरी हैं। डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब वो चीजें जो ऑडिटर में ना होना जरूरी है। अब पहले स्टार्ट करते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यानी ऑडिटर में क्या चीजें होना जरूरी है? लॉ कहते हैं 3 तरह की कंपनीज हैं, हम आपको बता रहे हैं। इन 3 तरह की कंपनीज का ऑडिट करने के लिए जो ऑडिटर है, जो पर्सन है, उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। ये 3 तरह की कंपनीज कौन सी है? पहला, एवरी पब्लिक कंपनी।
दूसरा आर प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, तीसरा प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 3 मिलियन आर मोर। इन 3 तरह की कंपनीज का ऑडिटर कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है और वो फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं। और यहाँ पे याद रखें, जब हम ये कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है ऑडिटर का, तो इससे मुराद है पार्टनर्स वगैरह का, एंगेजमेंट पार्टनर्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। इससे मुराद बाकी का जो स्टाफ है उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है। बाकी जैसे जो मैनेजर्स हैं या ट्रेनी स्टूडेंट्स हैं, इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं, लेकिन जो एंगेजमेंट पार्टनर है इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा 3 तरह की कंपनीज। कौन सी 3 तरह की कंपनीज? पहला एवरी पब्लिक कंपनी, दूसरा एवरी प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, तीसरा एवरी प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 3 मिलियन आर मोर। इन 3 तरह की कंपनीज का ऑडिट सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसने आईकैप से सर्टिफिकेट भी लिया हो, प्रैक्टिस का फॉर्मेलिटी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और बाकी की जो कंपनीज हैं इनका ऑडिटर कौन हो सकता है? इनका ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हो सकता है। अच्छा, बाकी कौन सी कंपनी बचती है? ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं है और उसका पेड अप कैपिटल भी 3 मिलियन से कम है। ऐसी कंपनीज का ऑडिट कौन कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट भी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि बाकी कंपनी बचती कौन सी है। 3 मिलियन का मतलब है 30 लाख। अब 30 लाख कैपिटल के साथ आजकल परचून की दुकान भी नहीं सही तरह खुल रही और वो कंपनी की बात कर रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह ने कहा जी इन 3 तरह की कंपनीज, जो बाकी की कंपनीज हैं इनके अलावा, उनका ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकते हैं और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकते हैं। क्लियर होगी ये बात? असल में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बड़े अरसे से वो कह रहे थे कि जी हमें भी लॉ में ऑडिट करने की इजाज़त दी जाए, हम भी ऑडिट पढ़ते हैं, अपनी सिलेबस में हमारे भी ऑडिट शामिल है। तो फिर SCCB ने कहा अच्छा ठीक है, जितना को आप ऑडिट पढ़ते हैं उतना को आपको ऑडिट करने की इजाज़त दे देते हैं। तो उन्होंने कहा जो बाकी की कंपनीज रहेगी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम है, जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं है, उसका ऑडिट आप भी कर सकते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है। और बाकी जो 3 तरह की कंपनीज है, कौन सी 3 तरह की कंपनीज? फिर से सुन लीजिए। ऐसी हर पब्लिक कंपनी, दूसरा एवरी प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, और तीसरा एवरी प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 3 मिलियन और मोर। इन 3 तरह की कंपनीज का ऑडिट कौन कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जो बाकी की कंपनीज हैं इनका ऑडिट कौन कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इंडिविजुअल फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में भी, पार्टनरशिप फॉर्म में भी। ठीक है, हाँ लाइसेंस लेना पड़ता है इसके लिए, वो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वो एक फॉर्मेलिटी है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्लियर हो गया? दोबारा करवा दूं? जरूरत तो नहीं है। चलिए, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब क्या है? वो चीजें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट में, ऑडिटर में होना जरूरी है, जो पर्सन ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहे हैं उसमें होना जरूरी है। अब आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। वो चीजें जो ऑडिटर में ना होना जरूरी है, यानी हमने साइमल्टेनियसली क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी मीट करना है और साथ ही साथ डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी मीट करना है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की भी कोई एक वायलेशन हो रही है, तो बताइए ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में हमने कोशिश की है कि जिस तरतीब से आईकैप पूछता है उसी तरतीब से आपको ये कंसेप्ट करवाया जाए, यानी जो कंसेप्ट, जो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोविजन आईकैप ने सबसे ज्यादा दफा पूछी हुई है वो हमने सबसे पहले रखी है। उसके बाद जो उसके बाद दूसरे नंबर पे आईकैप ने टेस्ट किया वो उसको हमने दूसरे नंबर पे रखा है। इसी तरह यानी इन ऑर्डर ऑफ टेस्टिंग बाय आईकैप हम इस कंसेप्ट को सीखने जा रहे हैं। इसलिए प्रोबेबली आपको जो पहली प्रोविजंस है ये कंपैरेटिवली ज्यादा मुश्किल लगे, ठीक है, नीचे वाली प्रोविजंस की निस्बत। लेकिन इससे परेशान नहीं होना, ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हम पहले कवर ही वो प्रोविजन कर रहे हैं जो कि आईकैप ज्यादा टेस्ट करता है। तो सबसे पहले डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोविजन, वो कहता है जी कौन पर्सन जो है वो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो भी लेकिन फिर भी डिस्क्वालिफाइड हैं, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। तो उस लिस्ट दी हुई अल्लाह ने हमें, उस लिस्ट में जो सबसे पहला नंबर है वो है शेयर होल्डिंग का। यानी अगर शेयर होल्डिंग का मतलब क्या है?
ऑडिटर के पास शेयर्स हैं क्लाइंट के, तो हम उससे कहेंगे उसका शेयर होल्डर है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, लॉ जहां कहीं कंडीशंस के साथ इजाजत दे दे किसी काम की, वहां पे हम ये नहीं कहते कि लॉ ने मना किया है, बल्कि वहां पे हम क्या कहते हैं, लॉ ने इजाजत दी है कंडीशंस के साथ। फिर सुन लें, अगर किसी जगह पे भी लॉ ने कंडीशंस के साथ कोई काम करने की इजाजत दी हो, तो वहां पे हम ये नहीं कहते कि लॉ ने इस काम से मना कर दिया, बल्कि क्या कहते हैं, लॉ ने इजाजत दी है लेकिन कंडीशंस के साथ। तो अब शेयर होल्डिंग के केस में लॉ ने हमें इजाजत दी हुई है लेकिन कंडीशंस के साथ। वो कहता है अगर कोई पर्सन, उसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, वो कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। अगर किसी पर्सन के पास कंपनी के शेयर्स हैं, वो कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। शर्त क्या है, एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट अपनी शेयर होल्डिंग को डिस्क्लोज करे और विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट इस शेयर होल्डिंग को डिस्पोज करे। फिर सुन लीजिए, अगर एक बंदा जिसके पास शेयर्स हैं, क्या वो कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? अगर इसका जवाब आप नो कहते हैं तो आप गलत हैं। याद रखें, वो कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। शर्त क्या है, एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करे और विद इन 90 डेज डिस्पोज करे। अच्छा, अब यहां पे लॉ ऑडिटर ने कहा अच्छा, तो अगर मैं ये स्ट्रक्चर जो है आपको अक्सर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी इजी हो जाती है। उसने कहा, ऑडिटर ने कहा अच्छा, अगर मैं क्लाइंट का शेयर होल्डर हूं, अगर मेरे पास क्लाइंट के शेयर्स हैं, तो मुझे एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा और विद इन 90 डेज डिस्पोज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास एक हल भी है। क्या? कि मैं शेयर्स अपने पास ना रखूं, बल्कि शेयर्स किसके नाम पे रखूं, स्पाउस या माइनर चाइल्ड के नाम पे, स्पाउस या माइनर चाइल्ड के नाम पे। तो लॉ ने कहा अच्छा, तो हम अपनी लीगल प्रोविजन को चेंज कर देते हैं, यानी लॉ ने अपनी प्रोविजन में अब रिलेटिव्स को भी कवर कर दिया। अब प्रोविजन क्या बनी, इफ ए पर्सन और हिज स्पाउस or minor child holds shares in a company, he can be appointed as statutory auditor if he discloses at time of appointment and disposes shares within 90 days of appointment। भाई ये प्रोविजन समझ आई? तो अगर केस स्टडी में वो हमसे कहे जिस स्पाउस के पास शेयर्स हैं क्लाइंट के, जिसका ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहे हैं, तो बताइए क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है? हम कहेंगे बिल्कुल अपॉइंटमेंट हो सकती है। शर्त क्या है, अगर एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज कर दें और विद इन 90 डेज डिस्पोज कर दें। एक स्टूडेंट कहने लगा सर ये बड़ा मुश्किल आप ऑडिट पढ़ा रहे हैं, मेरे पास इससे भी आसान हल है। मैंने कहा वो क्या? कहता है सर डाइवोर्स करा दे दोनों की। तो अब देखें, अगर स्पाउस के पास शेयर्स हैं और डाइवोर्स हो जाती है, तो फिर तो पार्टनर जो है वो लीगली अपॉइंट हो सकता है। फिर कहने लगा सर मेरे पास एक और भी हल है, इससे भी आसान। मैंने कहा नहीं, ये तो मुनासिब नहीं लगता ना, एक क्लाइंट के लिए वो दोनों में सेपरेशन करवा दे। कहता सर मेरे पास एक और भी हल है। मैंने कहा वो क्या? कहता है सर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से ही बाहर निकाल फेंके। अगर वो पार्टनर नहीं, फर्ज कीजिए 3 पार्टनर्स हैं और पार्टनर बी के स्पाउस के पास शेयर्स हैं, तो अगर पार्टनर बी को ही पार्टनरशिप से निकाल दिया जाए, तो क्या फिर हमारी जो फर्म है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगी? वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएगी। लेकिन जहन में रखिएगा, ये दोनों जो हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन है लीगली एक्सेप्टेबल है, लेकिन एग्जाम में याद रखें प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। एग्जामिनर अपने सजेस्टेड सॉल्यूशन में इनको रिकमेंड नहीं कर रहा। आपने भी कोशिश करनी है कि जब वो शेयर होल्डिंग की बात करे तो आप उसे जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है वो क्या, कि जी डिस्क्लोज करे एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट विद इन 90 डेज डिस्पोज करे, वो रिकमेंड करना है आपने। ये सॉल्यूशन रिकमेंड नहीं करने। वैसे अगर कर देते हैं, आपका दिल करे कि एग्जामिनर के साथ आपने शरारत करनी है, तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली सजेस्टेड सॉल्यूशन में रिकमेंडेड नहीं होते। जी स्पाउस वाली बात क्लियर हो गई। अब सुनिए, अगर माइनर चाइल्ड के पास शेयर्स है, अगर माइनर चाइल्ड के पास शेयर्स है, क्या ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो सकती है उस पर्सन की? बिल्कुल। कंडीशंस क्या है? एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करना है, विद इन 90 डेज
डिस्पोज करना है। अच्छा, लॉ की एक सुन लीजिए रूल क्या होता है। लॉ की प्रोविजन को अप्लाई करते हुए हमने अपनी कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करनी। लॉ जो जहां पे जैसे कहता है हमने उसे वहीं पे वैसे ही फिट करना है, अपनी कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करनी। लॉ ने कहा स्पाउस के पास शेयर्स नहीं होने चाहिए, होंगे तो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। लॉ ने क्या सिस्टर का नाम लिया, क्या मदर का नाम लिया, ब्रदर का नाम लिया, फादर का नाम लिया, तो इसका मतलब है अगर इन लोगों के पास शेयर्स हैं तो क्या फिर अपॉइंटमेंट हो सकती है? फिर भी हो सकती है, और फिर तो कंडीशन पूरी करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप, जो प्रोविजन लॉ ने जैसे बताई है हमने उसे एज इट इज वैसे ही फिट करना है, अपनी कॉमन सेंस नहीं लगानी कि नहीं स्पाउस के पास शेयर्स हो तो इंडिपेंडेंस इफेक्ट होती है, तो ब्रदर के पास शेयर्स हो फिर भी तो इंडिपेंडेंस इफेक्ट होती है, तो इसमें ब्रदर्स को भी फिट कर दे, नहीं करना। समझ आती है बात? इसके बाद आगे से स्पाउस के साथ किसको कवर किया? माइनर चाइल्ड को। अब देखें यहाँ पे अगर माइनर चाइल्ड के पास शेयर्स हैं डिस्क्लोज और डिस्पोज करना पड़ेगा, अगर मेजर चाइल्ड के पास शेयर्स हैं तो फिर याद रखें कुछ भी नहीं करना, लॉ ने मेजर चाइल्ड को कवर नहीं किया। और अगर केस स्टडी में सिर्फ इतना कह दे चाइल्ड के पास शेयर्स हैं, सन के पास शेयर्स हैं, ये नहीं बताता माइनर के मेजर, क्या करना है? दोनों सिचुएशंस को कवर करना है। हमने एग्जाम में दोनों सिचुएशंस को कवर करना होगा। जी, स्पाउस वाली बात समझ आ गई, माइनर चाइल्ड वाली बात समझ आ गई। ठीक, अब सुनिए, डिस्पोज करना है कब? हमने विद इन एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करना है, विद इन 90 डेज डिस्पोज करना है। ये 90 डेज वाली जो रिलैक्सेशन है जहन में रखिएगा, एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए है, अपॉइंटमेंट के बाद के लिए नहीं है। अगर आपने अपॉइंटमेंट के वक्त तो शेयर होल्डर नहीं थे, अपॉइंटमेंट के बाद पार्टनर ने शेयर्स खरीदे, तो याद रखिए अपॉइंटमेंट के बाद के लिए 90 डेज की रिलैक्सेशन नहीं, जिस दिन शेयर खरीदे उसी दिन फर्म डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी, उसी दिन ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर कहता है अपॉइंटमेंट के बाद शेयर खरीदे, विद इन 30 डेज डिस्पोज कर दिया, क्या क्वालिफाइड है? अभी भी डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं। जिस दिन शेयर्स खरीदे उसी दिन डिस्क्वालीफाइड हो गए। जी, 90 डेज वाली बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब सुनिए, हमने ऑडिटर के साथ इनके रिलेटिव्स को, स्पाउस को और माइनर चाइल्ड को कवर किया, तो जो कंपनी थी ये जरा उदास उदास फिरना शुरू हो गई। हमने इसे कंपनी को बुलाया, हमने कहा भाई बात सुनो, तुम क्यों उदास उदास? उन्होंने कहा सर देखे इस प्रोविजन में आपने ऑडिटर के रिलेटिव्स को कवर कर दिया है और मेरे रिलेटिव्स को कवर ही नहीं किया। तो हमने कहा अच्छा तुम्हारे कौन से रिलेटिव है? उन्होंने कहा सर भूल गए, वो बिजनेस लॉ में पढ़ा नहीं था आपने, एसोसिएटेड कंपनीज, एसोसिएट। हमने कहा तो लो ये कौन सी बड़ी बात है, अभी कवर कर देते हैं एसोसिएटेड कंपनीज, एसोसिएटेड कंपनीज। तो अब कंप्लीट प्रोविजन क्या हुई? कंप्लीट प्रोविजन बता रहा हूं। इफ ए पर्सन आर हिज स्पाउस आर माइनर चाइल्ड होल्ड्स शेयर्स इन कंपनी जिसका ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहे हैं, आर एनी ऑफ इट्स एसोसिएटेड कंपनी, इट कैन बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर इफ discloses shares at time of appointment and disposes shares within 90 days of appointment। भाई ये प्रोविजन समझ आ गई सारी। अब ये प्रोविजन तो खत्म हो गई, लेकिन एंड में एक ऐसा लफ्ज हमारे सामने आ गया जो हमें इससे पहले भी कभी याद नहीं हुआ था बिजनेस लॉ में भी। वो क्या? एसोसिएटेड कंपनी। ये एसोसिएटेड कंपनी क्या होती है? ठीक है, एग्जाम में हमें हो सकता है दो कंपनीज दी गई हों, अगर एग्जाम में हमें दो कंपनीज दी गई होंगी तो हमने उन दोनों का रिलेशनशिप डिसाइड करना है कि ये एसोसिएटेड कंपनी है कि नहीं। अगर एग्जाम में हमें दो कंपनीज दी गई हैं तो हमने डिसाइड करना होता है कि दोनों कंपनी एसोसिएटेड हैं कि नहीं है। भाई एसोसिएटेड कैसे डिसाइड करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? कभी तो आई कैब क्वेश्चन में बता देता है कि ये दोनों एसोसिएटेड कंपनीज हैं, लेकिन अक्सर नहीं बताता। अगर नहीं बताता तो कैसे पता चलेगा हमें एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन? भाई वो डेफिनेशन जो बिजनेस लॉ में लंबी चौड़ी आधे सफ़े की थी, जो कभी याद ही नहीं होती थी, नहीं, वो डेफिनेशन नहीं, हमने याद रखे उस डेफिनेशन का निचोड़ निकाल के अलग कर दिया है ताकि हमारी केस स्टडी सॉल्व हो जाए। तो अब सुन लीजिए एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन क्या है। भाई ये प्रोविजन समझ आ गई कि नहीं आ गई? प्रोविजन क्या थी? अगर कोई पर्सन या स्पाउस
या माइनर चाइल्ड उसके पास शेयर्स हों क्लाइंट के या उसकी एसोसिएटेड कंपनी के, तो वो ऑडिटर पॉइंट गलत। खागे ना मार, अभी सिखाया था, हो सकता भाई मेरे इशारों में ना जाया करें, कंसेप्ट अपना पक्का रखें। तो वो ऑडिटर पॉइंट हो सकता है प्रोवाइडेड डिस्क्लोज करे विद इन 90 डे डिस्पोज करें। अब यहाँ पे सम टाइम क्वेश्चन में वो 2 कंपनीज दे देता है। अगर क्वेश्चन में उसने 2 कंपनीज दे दी तो हमने क्या करना होता है, हमने देखना होता है कि ये दोनों एसोसिएटेड हैं कि नहीं है। और एसोसिएटेड की एक शॉर्टकट डेफिनेशन हमने अपने ऑडिट में चलाने के लिए इजाद की हुई है। वो शॉर्टकट डेफिनेशन क्या है, ज़हन में रखिएगा। एसोसिएटेड कंपनीज कौन सी हैं? अगर कोई कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी है तो वो एसोसिएटेड, ठीक है। एक कंपनी होल्डिंग, दूसरी सब्सिडरी, एसोसिएटेड है कि नहीं आपस में? एक होल्डिंग कंपनी, उसकी 2 सब्सिडरीज, ये तीनों आपस में एसोसिएटेड है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो एसोसिएटेड का स्टेटस कैसे डिटरमिन होता है? एक होल्डिंग सब्सिडरी की वजह से, और दूसरा होल्डिंग सब्सिडरी के अलावा कॉमन डायरेक्टरशिप एंड शेयर होल्डिंग एट द रेट ऑफ 20% से। दूसरा किससे? कॉमन डायरेक्टरशिप एंड शेयर होल्डिंग एट द रेट ऑफ 20% से। भाई इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ एक बंदा एक कंपनी में डायरेक्टर, वो दूसरी कंपनी में वही डायरेक्टर, दोनों एसोसिएटेड कंपनीज हैं कि नहीं? एक बंदा एक कंपनी में डायरेक्टर, दूसरी कंपनी में 20% से ज्यादा का शेयर होल्डर, दोनों एसोसिएटेड है कि नहीं? एक कंपनी में 20% से ज्यादा का शेयर होल्डर, दूसरी कंपनी में भी 20% से ज्यादा का शेयर होल्डर, दोनों एसोसिएटेड है कि नहीं? एक कंपनी में 20% से ज्यादा का शेयर होल्डर, दूसरी कंपनी में 12% का शेयर होल्डर, दोनों एसोसिएटेड है कि नहीं? नहीं है। तो एसोसिएटेड कब बनेंगे? जब होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप होगा या जब होगी कॉमन डायरेक्टरशिप और शेयर होल्डिंग एट द रेट ऑफ 20%। शेयर होल्डिंग 20% या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। भाई ये बात समझ आई आपको? अब आगे एक लाइन लिखिए, ये लाइन लिखिए। अच्छा, जो मैं लिखवाने लगा हूं ना, अब आपको रूल वगैरह बाज़ मैं लिखवाऊंगा। लिखने के लिए एक वैसे छोटी सी बात है, वरना आपका अपना पसंद है, जिस तरह मर्जी लिखना चाहें। एक होती है हमारी शेक्सपियर की इंग्लिश, ठीक है, जैसे शेक्सपियर लिखा करता था इंग्लिश। एक होती है मिर्जा गालिब की उर्दू, जैसे मिर्जा गालिब उर्दू लिखा करता था। एक होती है बिल गेट्स। बिल गेट्स की उर्दू क्या है? वो जो मैसेज में हम लिखते हैं, हर ऑडिटर, HAR, हर, फिर ऑडिटर चलो सही लिख लेते हैं। कोशिश किया कीजिए, प्रोफेशनल लाइफ में भी एडवाइस दे रहा हूं, आपने जो कुछ भी लिखना है या तो आप शेक्सपियर वाली इंग्लिश में लिखें या मिर्जा गालिब वाली उर्दू में लिखें। ये जो बिल गेट्स वाली इंग्लिश होती है ना, इसको अवॉइड किया करें, ठीक है। तो अभी जो मैं लिखवाने लगा हूँ लाइन, ज्यादातर स्टूडेंट जो SMS लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है, वो देखें वो इंग्लिश अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो समझना आपके लिए आसान होगा। आप पहली नजर देखते ही आपको समझ लग जाएगी। इंग्लिश में लिखेंगे तो आपके माइंड को 2 काम करने पड़ते हैं, पहले उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है लोकल लैंग्वेज में, फिर उसके बाद आपका माइंड उसको अंडरस्टैंड करता है। बहरहाल मर्जी आपकी है, मेरा काम लिखवाना है, जैसे मर्जी लिखें। सजेशन मेरी ये है कि उर्दू में लिखें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, जो अल्फाज ऐसे हैं जो हम इंग्लिश में नॉर्मली यूज, जैसे ऑडिटर, उसको इंग्लिश में लिख दें तो वो चल जाएगा। बहरहाल रूल सुनिए, रूल में क्या लिखवाने लगा हूं, ये एसोसिएटेड कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी के साथ जहां पे आप ये बनाया होगा ना किताब में, ये छोटा सा स्ट्रक्चर, इसके साथ नीचे लिख लीजिए रसूल। रूल क्या है? नॉमिनी डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर्स की तरह डिस्क्वालिफाइड है। लिखना लिखवा रहा हूं ना, लिखना। नॉमिनी डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर्स की तरह डिस्क्वालिफाइड है और एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन भी है। नॉमिनी डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर्स की तरह डिस्क्वालिफाइड है और एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन भी है। नॉमिनी डायरेक्टर
दूसरे डायरेक्टर्स की तरह डिस्क्वालिफाइड है और एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन भी है। अब इसमें जो एक्सेप्शन वाली बात है वो मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। वो जो दूसरे डायरेक्टर की तरह डिस्क्वालिफाइड है वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब उसकी बारी आएगी। एसोसिएटेड कंपनी कौन से थे? होल्डिंग सब्सिडरी की बेस पे जो डिसाइड जो रिलेशनशिप था, और दूसरा कॉमन डायरेक्टरशिप एंड शेयर होल्डिंग एट द रेट ऑफ 20%। फिर से बताइए, एक कंपनी में डायरेक्टर दूसरी कंपनी में 16% शेयर्स, दोनों एसोसिएटेड है? नहीं है। एक कंपनी में डायरेक्टर दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर, एसोसिएटेड। एक कंपनी में डायरेक्टर दूसरी में नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर याद है कौन? जो गवर्नमेंट अपॉइंट करते थे। दूसरी कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर है, क्या दोनों एसोसिएटेड हैं? अब देखें, अगर तो सिंपल डायरेक्टर होता ना दोनों तरफ तो दोनों कंपनी एसोसिएटेड है, लेकिन अगर नॉमिनी डायरेक्टर आ जाए तो याद रखें नॉमिनी डायरेक्टर एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन है। नॉमिनी डायरेक्टर एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन है। अगर एक कंपनी में डायरेक्टर है रेगुलर नॉर्मल, दूसरी कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर है, तो कॉमन डायरेक्टरशिप चाहे अभी भी है, लेकिन ये एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन है। अब ये दोनों कंपनी एसोसिएटेड नहीं हुए। भैया बात समझ आई? फिर से सुन लीजिए, हम थे इस चीज के ऊपर बेसिक प्रोविजन जो हम पढ़ रहे थे कि इफ ए पर्सन और हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड होल्ड शेयर्स इन ए कंपनी or its associated company, it can be appointed as auditor, as statutory auditor, if he discloses the shares at time of appointment and disposes shares within 90 days of appointment in company में शेयर or its associated company, दोनों में से किसी में भी शेयर है। अब एसोसिएटेड कंपनी से फिर हम गए, हमने कहा एग्जाम में एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन भी टच कर सकता है, तो हमने कहा अगर दो कंपनीज आ गई एग्जाम केस स्टडी में तो हमने डिसाइड करना होता है दोनों एसोसिएटेड हैं कि नहीं। अब ये डिसाइड करने के लिए हमें एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन की तरफ आना पड़ा। तो एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन क्या कहती है कि दो कंपनीज आपस में कब एसोसिएटेड बनती हैं? या होल्डिंग सब्सिडरी की वजह से और या कॉमन डायरेक्टरशिप एंड शेयर होल्डिंग एट द रेट ऑफ 20% की वजह से। और इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या? नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर का रूल क्या है? नॉमिनी डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर्स की तरह डिस्क्वालिफाइड है और एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन भी है। इस सेंटेंस का एंड वाला आधा हिस्सा समझ आ गया होगा, शुरू वाला अभी मैंने खुद डिस्कस नहीं किया, वो भी डिस्कस करना है। भाई यहां तक बात समझ आ गई आपको? अगर यहां तक समझ आ गई तो एग्जाम में जो सबसे ज्यादा टेस्ट की जाती है प्रोविजन वो हमें क्लियर हो गई। तो टिक लगा दूं जी इसके साथ, क्लियर हो गई है। चलिए इसके बाद इंडेटेड। इंडेटेड का मतलब क्या है? इंडेटेड कहते हैं किसको है? मकरूज। ठीक है कर्ज, यानी कौन मकरूज नहीं होना चाहिए? भैया ऑडिटर मकरूज नहीं होना। भाई किसका मकरूज नहीं होना चाहिए? क्लाइंट का, जिसका ऑडिट करने के लिए जा रहा है। भाई मकरूज कौन होता है? जिसने पैसे लिए होते हैं, वो मकरूज है। तो लॉ कहता है कि ऑडिटर को क्लाइंट का मकरूज नहीं होना चाहिए। अगर ऑडिटर इंडेटेड है, अगर ऑडिटर इंडेटेड है क्लाइंट का, तो फिर ऑडिट नहीं कर सकता। अगर ऑडिटर जिस क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहा है उसका इंडेटेड है तो वो डिस्क्वालिफाइड है, ऑडिट नहीं कर सकता। लेकिन लॉ ने यहां पे दो एक्सेप्शंस बताई। उन्होंने कहा जी दो सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें वैसे तो असूली तौर पे ऑडिटर इंडेटेड होता है, लेकिन चूंकि वो आजकल रूटीन की ट्रांजैक्शंस बन गई हैं तो उन सिचुएशन में हम कहेंगे, एक्सेप्शन दे दी कि इन दो सिचुएशन में ऑडिटर इंडेटेड नहीं है। कौन सी दो सिचुएशन में? सुनिए, पहली सिचुएशन कहते हैं अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड है और उसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 मिलियन यानी 10 लाख तक है, तो हम कहेंगे कि ये इंडेटेड नहीं है। भाई क्रेडिट कार्ड समझते हैं क्या होता है? डेबिट कार्ड समझते हैं क्या होता है? एटीएम कार्ड भी से कहते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में फर्क पता क्या है? डेबिट कार्ड में अगर आप 10 लाख रुपए बैंक में जमा करवाएं तो कितने निकलवा सकते हैं? 10 लाख।
लेकिन क्रेडिट कार्ड में अगर आप 10 लाख रुपए जमा करवाएं तो 15 लाख भी निकलवा सकते हैं। ये है ना जादू? भाई जादू नहीं है, वो आपको वापस करने पड़ते हैं और सूद समेत वापस करने पड़ते हैं, और सूद समेत वापस करने पड़ते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा क्रेडिट कार्ड है अगर ऑडिटर के पास, और उस क्रेडिट कार्ड पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितने तक की है? 10 लाख। वो कहते हैं 10 लाख ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए छोटी मोटी रकम होती है, तो 10 लाख कोई इशू नहीं है। हाँ अगर इमटेरियल, हाँ 10 लाख से ऊपर अगर अमाउंट गई तो फिर याद रखिए ऑडिटर क्या हो जाएगा? डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। पहली एक्सेप्शन उन्होंने क्या दी? क्रेडिट कार्ड की। दूसरी एक्सेप्शन उन्होंने क्या दी? उन्होंने कहा यूटिलिटी बिल्स की। यूटिलिटी बिल्स का क्या मतलब? भाई यूटिलिटी बिल किस बिल को कहते हैं? पानी, बिजली, गैस, टेलीफोन, और अब इसको ये इंटरनेट वाला भी इसी में डाल लें। ये यूटिलिटी बिल्स, अगर बिल्स आपने पे नहीं किए, अच्छा कब तक पे नहीं किए? 90 डेज तक। वो कहता है ये नॉर्मल होता है। अब जाहिर है चार्टर्ड अकाउंटेंट इतना फारग थोड़ी है कि जैसे ही बिल आए फौरन पे करने पहुंच जाए। वो कहता है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं दिन, 90 डेज तक कोई इशू नहीं है। हाँ 90 डेज से अगर ज्यादा हो गए और बिल नहीं अदा किया तो फिर वो बंदा डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। फिर वो पर्सन क्या हो जाएगा? डिसक्वालीफाइड हो। भाई बात समझ आई? नहीं, कोई नहीं समझ आई, फिर से रिपीट करना। नहीं सही समझ। अच्छा आगे समझ। मैंने बताया क्या था भला कि अगर एक पर्सन इंडेटेड है तो वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। 2 एक्सेप्शंस हैं। क्रेडिट कार्ड अमाउंट 1 मिलियन तक, 10 मिलियन नहीं कहा, 1 मिलियन कह लें या 10 लाख कह लें, लेकिन 10 मिलियन कहेंगे तो गलत हो जाएगा। 10 लाख तक। और दूसरा यूटिलिटी बिल कब तक अनपेड है? 90 डेज तक। अब सुनिए, ये प्रोविजन समझ आ गई। अब आई के आपके केस स्टडीज की तरफ आते हैं। अब आए जरा देखते हैं। कह रहे ऑडिटर ने कंपनी के टर्म्स फाइनेंस सर्टिफिकेट परचेज किया। बताइए बाइंड हो सकता है कि नहीं? टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। अब अगर टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट क्या होता है? हाँ, अगर आपने बिजनेस लॉ में डिबेंचर की डेफिनेशन पढ़ी हो तो आपको याद होगा, वो कहता था डिबेंचर टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट को ही कहते हैं। उसका एक दूसरा नाम है, डिबेंचर का दूसरा नाम है टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। तो अगर ऑडिटर ने टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट खरीदे कंपनी के, क्या पॉइंट हो सकता है? यहां पे सुनिए कंसेप्ट क्या है। वो कहते हैं भैया ऑडिटर को इंडेटेड नहीं होना चाहिए, कंपनी इंडेटेड हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा है? ऑडिटर को इंडेटेड नहीं होना चाहिए, कंपनी इंडेटेड हो सकती है, उसमें कोई मसला नहीं है। देखिए जब ऑडिटर टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट खरीदता है तो बताइए टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट पे शेयर्स वाला असूल लगना है या कि डेट वाला असूल लगना है? टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट डेट इंस्ट्रूमेंट है, डेट शेयर वाला थोड़ी लगेगा, डेट वाला लगे। अच्छा जब ऑडिटर ने टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट खरीदे तो बताइए लोन किसने किसको दिया? ऑडिटर ने कंपनी, तो कंपनी इंडेटेड है, ऑडिटर थोड़ा ही है। तो इसका जवाब क्या हुआ? अगर टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट खरीदें तो अपॉइंटमेंट हो सकती है, ऑडिटर इंडेटेड नहीं है। भाई ये बात समझ आई? आगे चलें। वो कहता है फर्ज कीजिए एक कंपनी के 20 पार्टनर हैं, हर पार्टनर के पास क्रेडिट कार्ड है। गौर से सुनिएगा एग्जांपल। कंपनी के कितने पार्टनर? हर पार्टनर के पास कितने क्रेडिट? एक क्रेडिट कार्ड। हर क्रेडिट कार्ड के ऊपर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 9,99,999 रुपए। बताइए फर्म क्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड? कितने स्टूडेंट का ख्याल है क्वालिफाइड? कितनों का ख्याल है डिसक्वालिफाइड? याद रखें फर्म क्वालिफाइड है। ये जो असूल है 10 लाख वाला, 1 मिलियन वाला, ये इंडिविजुअल कार्ड पे लगेगा, कलेक्टिवली एग्रीगेट नहीं लगेगा। हाँ अगर 20 पार्टनर है, हर एक पार्टनर की 9,99,999, सिर्फ एक पार्टनर है उसकी अमाउंट गई 10,02,500 पे। अब बताइए तो वो पार्टनर डिसक्वालीफाइड। जब वो पार्टनर डिसक्वालीफाइड तो बाकी सारी फर्म भी डिसक्वालीफाइड। ये तो आपने मुहावरा सुना ही होगा ना, एक डिसक्वालीफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिसक्वालीफाई कर देता है।
सुना है ना? एक डिस्क्वालिफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिस्क्वालिफाइड कर देता है। आगे चलें, अब सुने अगली बात सुने। 20 पार्टनर है, ऑडिट करना है पार्टनर नंबर 3 ने। पार्टनर नंबर 10 के पास क्रेडिट कार्ड है जिसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 4 लाख। उसकी स्पाउस के पास क्रेडिट कार्ड है जिसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 12 लाख। बताइए फर्म क्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड? कितने स्टूडेंट का ख्याल डिसक्वालिफाइड, कितनों का ख्याल क्वालिफाइड? भाई फर्म क्वालिफाइड है। भाई जहन में रखिएगा, लॉ में जैसे मैंने बताया, जो जहां पे जैसे कहता है हम वहीं पे वैसे एज इट इज की बेस पे रूल अप्लाई करते हैं, अपनी कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करनी। लॉ ने जहां पे रिलेशनशिप फिट किया, जो फिट किया उसे उधर ही अप्लाई करना है। जहां पे रिलेशनशिप फिट नहीं किया वहां पे हमने इसको अप्लाई नहीं करना है। शेयर होल्डिंग वाले में स्पाउस माइनर चाइल्ड था, इंडाइटेड वाले में स्पाउस माइनर चाइल्ड नहीं है। तो अगर स्पाउस के पास क्रेडिट कार्ड है एमसीबी का और उस पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो 25 लाख चली जाती है, क्या फर्म एमसीबी का ऑडिट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि इंडाइटेड वाली प्रोविजन में उसने स्पाउस का जिक्र नहीं किया। भाई ये बात समझ आई आपको स्पाउस वाली? आगे सुने, मैंने एमसीबी का, पार्टनर के पास एमसीबी का क्रेडिट कार्ड है, उस पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 15 लाख। एमसीबी के लिए तो डिसक्वालिफाइड एग्रेड, क्या यूबीएल का ऑडिट कर सकता है? साहब बिल्कुल यूबीएल का ऑडिट कर सकता है, क्योंकि यूबीएल के लिए तो कोई इशू नहीं है ना, यूबीएल के लिए तो इंडिपेंडेंट है। भाई बात समझ आई? अब देखें कंसेप्ट में से कैसे कंसेप्ट निकल रहा है, इससे अंदाजा हो गया आई कैप कितने डेप्थ में जाके केस स्टडी टेस्ट कर रहा है। ये जो जितनी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ खुद से घर बैठ के नहीं बनाई, ये आई कैप की केस स्टडी से निकालने। आपको बताया था कि हैं ये देखने में, देखें 11-12 लाइनें हैं सिर्फ, बल्कि वर्ड्स हैं चंद, ठीक है। और आई कैप ने इनमें 70-80 केस स्टडीज टेस्ट की हुई हैं। आगे चलते हैं। भाई इंडेटेड वाली बात ये क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। पार्टनर क्या, बैंक के पास, बैंक के पास गया, कहने लगा मैंने घर बनाना है, मुझे लोन दे दीजिए 3.5 लाख का। 3.5 लाख, जिसको लॉ में क्या कहते हैं, मॉर्टगेज कहते हैं शायद, लॉ की लैंग्वेज में इस तरह के लोन को मॉर्टगेज कहते हैं ना, चले जो भी कहते हैं। लोन लिया, कुछ भी नहीं कहते, चले लोन तो कहते हैं ना, लोन लिया। अब बताइए पार्टनर ने लोन लिया 3.5 लाख, फर्म क्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड? कितने स्टूडेंट का ख्याल क्वालिफाइड, कितनों का ख्याल डिसक्वालिफाइड? फर्म डिसक्वालिफाइड हो गई। अब आप कहेंगे सर वो 10 लाख वाली एक्सेप्शन थी तो सी, अब भाई वो क्रेडिट कार्ड के लिए थी, वो लैदा से लोन के लिए थोड़ी थी। पता है लॉ की जो प्रोविजन जैसे उधर ही फिट करने हैं। तो याद रखें अगर पार्टनर अलहदा से 3.5 लाख का लोन लेता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, डिसक्वालिफाइड। आगे चलते हैं। बिल आया और हमने करवा ली किस्तें। अब तो शायद किस्तें नहीं करते, ये कर देते हैं, लेस्को वाले कर देते किस्तें, चले 12 कर देते हैं। अगर बिल आया फॉर एग्जांपल 50 लाख का, तो जैसे ही बिल आया ऑडिटर ने 30 दिन तक पे नहीं किया, ऑडिटर डिसक्वालिफाइड हो गया ना। भाई 10 लाख से ऊपर अमाउंट चली गई, नहीं भाई वो तो क्रेडिट कार्ड वाले केस में था 10 लाख से ऊपर, ये बिल वाले केस में अमाउंट नहीं है, इधर तो डेज है। तो बिल वाले केस में तो हम डेज के साथ चलेंगे। तो ऑडिटर डिसक्वालीफाई नहीं हुआ, ऑडिटर ने करवा ली किस्तें उसकी। अब देखें 5 तारीख को बिल आया, 10 तारीख को जाके हमने बिल आया 50 लाख का, 10 तारीख को जाके हमने किस्तें करवा ली। हमने कहा 5-5 लाख की 10 किस्तें कर दो भाई, उसने कहा ये लो। 25 तारीख को हम ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहे हैं एजीएम में, क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है? क्या अपॉइंटमेंट हो है? फंस गए ना फिर। अब देखें एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट हमने देखना है, ये जो क्राइटेरिया होता है ना, एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट देखते हैं, बाद में ड्यूरिंग ऑडिट भी पूरा करना होता है। एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट देखेंगे क्या 90 डेज पूरे हो गए, एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट क्या 90 डेज पूरे हो गए, नहीं हुए, तो इसका मतलब है ऑडिटर क्वालिफाइड है, अपॉइंटमेंट हो सकती है।
अगर क्वेश्चन यहीं तक पूछे, यहीं तक जवाब दे के आंसर छोड़ देंगे। अगर कहें नहीं आगे भी कहानी बताओ, तो हम कहेंगे अपॉइंटमेंट के बाद उसे 90 डेज पूरे होने से पहले पहले बिल पे कर देना चाहिए सारा। अगर बिल पे नहीं किया और 90 डेज गुजर गए तो याद रखे अपॉइंटमेंट के वक्त तो क्वालिफाइड था, अपॉइंटमेंट के बाद क्या हो जाएगा? डिसक्वालिफाइड। भाई बात समझ आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं। लीज में कुछ एसेट लिए, लीज में कुछ एसेट लिए। इस पे तो ये पाकिस्तान का केस है, वो KPMG का शायद केस था, उस पर कोर्ट ने रूलिंग दी थी इसके ऊपर। लीज के ऊपर हमने एसेट लिए, बताइए क्या ये आइटम इंडेटेड समझा जाएगा कि नहीं? पैसे नहीं लिए, लीज पे एसेट लिए, इंडेटेड समझा जाएगा कि नहीं? इंडेटेड समझा जाएगा। उधार लिया ना, चीजें ले ली तो आइटम इंडेटेड समझा जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लीज ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज। ये जो ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस लीज क्लासिफिकेशन काउंटिंग की है, लॉ की नहीं है। लॉ कहता है लीज है तो लीज है बस। जी इंडेटेड समझ आ गया आपको? शेयर होल्डिंग भी क्लियर हो गया, इंडेटेड भी क्लियर हो गया, ये एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो गए सारे। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए जहन में रखिएगा, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि देख ये 9 लफ्ज है ना, ये 10 मिनट में भी आपको होता है, ऑडिट करना भी होता है, एक ऑडिट फुड़काना भी होता है, और 10 मिनट में भी फुड़काए जा सकते थे। एक एक लफ्ज को खोल खोल के आपके सामने रख रहा हूं। आपका भी फर्ज है कि आपने फिर इसको इसी तरह याद करना है, हक अदा करना है पढ़ने का। ठीक है, तो मेहनत करेंगे इसी तरह। आगे चलें फिर। तीसरा केस कौन सा है? डायरेक्ट एम्प्लॉय का। यहां पे एक चीज तो ध्यान में रखिएगा, लॉ वर्ड यूज करता है यहां पे एम्प्लॉय, ऑफिसर या डायरेक्टर का। लेकिन हम कहते हैं यार ऑफिसर जो होते हैं वो भी तो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, और जो डायरेक्टर्स होते हैं नॉर्मली वो भी कंपनी के एम्प्लॉयज ही होते हैं। तो बजाय ये कि हम वो कंप्लीट ऑफिसर, एम्प्लॉय या डायरेक्टर याद करें, हम एक लफ्ज एम्प्लॉय वाला याद, कंसेप्ट तो इधर भी बैठ जाएगा फिट जेहन में। तो यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सिर्फ एम्प्लॉय का। अब ये थर्ड और फोर्थ, ये दोनों मैं इकट्ठी कंडीशंस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों एम्प्लॉयमेंट से रिलेट करते हैं। भाई कर दूँ एक्सप्लेन? चलिए छोटी सी डायग्राम ना बना दूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए ये कंसेप्ट। चलो इसको इरेज करके यहाँ पे बनाऊं कि इसके नीचे बना दूं? इसके नीचे बना देते हैं। लेकिन फिर ध्यान में रखिएगा दोनों अलग होंगी, ये ना हो आप दोनों को इकट्ठा कर दें। ये ऊपर वाली डायग्राम ऊपर है कि नीचे वाली? ये शेयर होल्डिंग वाली है, ये एम्प्लॉयमेंट वाली डायग्राम। फर्ज कीजिए एक कंपनी है, कंपनी का नाम है PTCL। बताइए छोटी कंपनी है कि बड़ी कंपनी है? भाई बड़ी कंपनी। क्या इसके एम्प्लॉइज में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे? बिल्कुल होंगे, बहुत से होंगे। फर्ज कीजिए इनका एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में या कहीं और एक बंदा काम कर रहा है जिसका नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जरा बताइए कि मिस्टर ए PTCL का ऑडिट कर सकता है? नहीं कर सकता, एम्प्लॉय है। करंट कैपेसिटी में जब तक एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉयमेंट छोड़ दे फिर भी 3 साल तक नहीं कर सकता। एम्प्लॉयमेंट छोड़ दे फिर भी 3 साल। कौन नहीं कर सकता? ए। भाई ये परमिशन समझ आ गई? अगर एक बंदा कंपनी का एम्प्लॉय है, अभी करंट कैपेसिटी में या पिछले 3 सालों में एम्प्लॉय था, वो ऑडिट नहीं कर सकता। कहानी को आगे लेके चलते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो, आपको तो नहीं पता होगा, आपको बता देता हूं, वो काम कम ही करते हैं। वो सुबह 10 बजे ऑफिस में गए, 2:30-3 बजे तक सारा काम निपटा लिया, आप 3 बजे फारिग। आप कहे क्या करूं? कहते हैं फारिग ही बैठा। ऐसा करते हैं शाम में एक दूसरी अपनी फर्म स्टार्ट कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसने शाम में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की और एक फर्म बनाई जिसमें ए के साथ इसने एक और अपने साथ एक दूसरा पार्टनर मिलाया, मिस्टर पी। और फिर काम वगैरह करने के लिए एक एम्प्लॉय रखा, मिस्टर ई। अब ये पी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है।
इन्होंने सीए फर्म अपनी बना ली कि भाई पार्ट टाइम में ऑडिट करते हैं। भाई हो सकता है ना एक बंदा 2 काम करे, कोई अनयूजुअल बात तो नहीं है। आसानी के लिए हम ए को कहा करते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉय ऑफ पीडीसीएल और पी और ई को कहा करते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉय ऑफ पीडीसीएल। आसानी के लिए ये हमने अपने लफ्ज इजाद किए, लॉ में नहीं लिखे हुए। लॉ में अल्फाज कुछ अजीब से लिखे हुए हैं। वो कहता है लॉ में क्या, इफ ए पार्टनर आर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, इनको पी और ई को क्या कहता है, इफ ए पार्टनर आर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। तो हमने कहा भाई ये लंबी चौड़ी साइंस की तरफ जाने की क्या जरूरत है, कंसेप्ट बिल्ड करना है। ये हो गए इनडायरेक्ट एम्प्लॉय और ये क्या हो गए। अब सुनिए, डायरेक्ट एम्प्लॉय ए पीडीसीएल का ऑडिट कर सकता है, करंट कैपेसिटी में भी नहीं, 3 साल तक भी नहीं, उसके बाद जॉब छोड़ दे। गौर से अटेंटिव होकर जवाब दीजिएगा, क्या ये फर्म पीडीसीएल का ऑडिट कर सकती है? नहीं। क्यों नहीं कर सकती? ए इसमें पार्टनर है, ए डिस्क्वालिफाइड है। एक डिस्क्वालिफाइड पार्टनर सारी फर्म को कर देता है। लेकिन मुझे बताइए, ए अगर पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता है, पी और ई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं कर सकते क्या? तो पी और ई अलहदा होके पीडीसीएल का ऑडिट कर सकते हैं? वो कहता है नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा ये देखिएगा यहां पे, अगर जब तक इसके साथ ये फर्म नहीं कर सकते, अगर अलहदा से हो जाए ना, अलहदा से हो जाए, अगर ये फर्म अलहदा हो जाए, पी और ई बिल्कुल अलहदा हो जाए, अलहदा फिर कर सकते हैं। पी और ई बिल्कुल अलहदा हो जाए ना, फिर कर सकते हैं। लेकिन इस फर्म के अंदर रहते हुए वो कहें भैया ए तुम साइड पे हो जाओ, हम पी और ई मिलके पीडीसीएल का ऑडिट कर लेंगे, फर्म ही पॉइंट में हो रही है अगर, तो फिर ऑडिट क्यों नहीं कर सकते? एक डिस्क्वालिफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिस्क्वालिफाइड कर देता। लेकिन फर्ज कीजिए अगर पी और ई ये पीडीसीएल का ऑडिटर अपॉइंट होते हैं अलहदा से, ए से अलहदा होके, तो फिर याद रखिए फिर अपॉइंटमेंट हो सकती है। अगर अलहदा हो जाते हैं तो फिर ये अगले ही दिन से ऑडिट कर सकते हैं, फिर 3 साल की कंडीशन जरूरी नहीं है। फिर सुन लीजिए, पीडीसीएल एक कंपनी, इसका एक क्लाइंट मिस्टर ए को हम डायरेक्ट एम्प्लॉय कह देते हैं, करंट कैपेसिटी में भी ऑडिट नहीं कर सकता और एम्प्लॉयमेंट छोड़ दे उसके बाद भी 3 साल तक ऑडिट नहीं कर सकता। फर्ज कीजिए इसका आगे फर्दर कोई पार्टनर या एम्प्लॉय है, ए का आगे कोई पार्टनर या एम्प्लॉय, ये भी ऑडिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये लोग ए को छोड़ दें, रिजाइन कर दें, पी और ई इस फर्म से रिजाइन कर दें, ए को छोड़ दें, तो फिर ये अगले ही दिन ऑडिट कर सकते हैं। इनके लिए 3 साल की कंडीशन नहीं है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय के लिए, ए के लिए 3 साल की कंडीशन है। भी आप हैरान हो रहे होंगे, आप होंगे सर ने पहले बताया डायरेक्ट एम्प्लॉय, फिर बताया इनडायरेक्ट एम्प्लॉय, फिर बताया डायरेक्ट भी ऑडिट नहीं कर सकता, इनडायरेक्ट भी ऑडिट नहीं कर सकता। फर्क क्या है? फर्क ये है डायरेक्ट एम्प्लॉय अगर ये रिजाइन कर दे उसके बाद भी 3 साल तक ऑडिट नहीं कर सकता, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय अगर रिजाइन कर दे अगले ही दिन से ऑडिट कर सकते हैं। फर्क समझ आया? यानी 3 साल वाली कंडीशन जो है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय के लिए तो है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय के लिए देखें नहीं है। कुछ बात समझ आई? नहीं आई? फिर से एक्सप्लेन करता हूं, फिर से सुने। एक कंपनी पीडीसीएल, उसका एक एम्प्लॉय, इस एम्प्लॉय का फर्दर पार्टनर और एम्प्लॉय इस कंपनी का जब तक एम्प्लॉय है तब भी ऑडिट नहीं कर सकता, एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद भी 3 साल तक ऑडिट नहीं कर सकता। इस एम्प्लॉय का जो आगे पार्टनर और एम्प्लॉय है करंट कैपेसिटी में ऑडिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये एम्प्लॉयमेंट छोड़ दे या पार्टनरशिप छोड़ देगी
तो अगले ही दिन ऑडिट कर सकते हैं। इनके लिए 3 साल वाली कंडीशन नहीं है, ए के लिए 3 साल वाली कंडीशन है। भाई ये बात समझ आई? अब फिर से बता दो। हाँ बस चलें, ठीक है, आगे चलते हैं। स्पाउस इज डायरेक्टर, यहां पे मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा हूं, इसको मैं करने लगा हूं स्पाउस ऑफ, वैसे अंडरस्टूड था, स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर। क्या बनाया लाइन? स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, वो डिस्क्वालीफाइड है। अब देखें स्टूडेंट जो होता है ना बेचारा, वो एक लफ्ज में ही फंस जाता है, बस ये याद रह जाता है स्पाउस। हाँ आगे पार्टनर भी भूल जाता है और डायरेक्टर भी भूल जाता है, और आई कैप इसी चीज का फायदा उठाता है। अब सुनिए कैसे, कहता है स्पाउस तो है, पार्टनर ही की है, डायरेक्टर नहीं है, मैनेजर है। बताओ क्वालिफाइड के डिस्क्वालिफाइड? क्वालिफाइड। वो कह रहा है स्पाउस है, डायरेक्टर ही है, पार्टनर की नहीं, मैनेजर की। अब क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड? फिर कहते हैं स्पाउस है, पार्टनर ही की है, डायरेक्टर है। बताओ क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड? फिर कहता है सिस्टर है, पार्टनर ही की है, डायरेक्टर है उधर। बताओ क्वालिफाइड के डिस्क्वालिफाइड? क्वालिफाइड। ठीक है, यानी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए स्पाउस होना भी जरूरी है, पार्टनर और डायरेक्टर होना भी जरूरी है। इन शॉर्ट इस प्रोविजन में वो ऑडिटर की मां बहन एक करेगा, हमने ध्यान से उनको अलग अलग रखना है। बल्कि ये पूरा कंसेप्ट सीखते हुए जहन में रखिए, रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। अगर रिलेशनशिप किस प्रोविजन पे कौन सा रिलेशनशिप अप्लाई हो रहा है, जिस स्टूडेंट ने इसको कंफ्यूज कर दिया ना, उससे केस स्टडी नहीं सॉल्व होनी। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई। तो ये क्या हुआ? स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर। स्पाउस, पार्टनर, डायरेक्टर, तीनों लफ्ज को याद करना है भाई। आगे चलें। अच्छा, तो अगर पार्टनर की स्पाउस है, क्लाइंट में मैनेजर है, बताओ क्वालिफाइड की डिस्क्वालिफाइड? क्वालिफाइड। अगर पार्टनर की सिस्टर है, क्लाइंट में डायरेक्टर है, बताओ क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड? अगर पार्टनर का भाई है, क्लाइंट में डायरेक्टर है, क्वालिफाइड। अच्छा, स्पाउस ऑफ पार्टनर इज चीफ एग्जीक्यूटिव। आओ अब भाई, चीफ एग्जीक्यूटिव का है, डिस्क्वालिफाइड। हाँ याद आ गया, लॉ में पढ़ा था, चीफ एग्जीक्यूटिव भी डायरेक्टर ही होता है। बिल्कुल ठीक, शाबाश भाई। आगे चलें, समझ तो नहीं आ रही? अच्छा आ रही है समझ, चलें मजीद कोशिश करते हैं। फिर 6 पे बॉडी कॉर्पोरेट। भाई बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? कंपनी। कंपनी, वो लॉ में कोई फर्क होता था बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी का, ऑडिट में कोई फर्क नहीं है। ऑडिट में बॉडी कॉर्पोरेट बोले तो कंपनी। अब बताएं नहीं सही नहीं कहा, सही। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी। अच्छा कैसे पता चला? ये देखें, अब ये देखें, ये दो नाम आपके सामने लिख रहा हूं। आपने शायद कभी सुना हो A.F. फर्गूसन एंड कंपनी। कंपनी। अब बताइए कैसे पता चलेगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं? क्वेश्चन में कभी नहीं बताएगा, नाम से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? नाम से पता चलेगा। तो बताइए ये आपके सामने ना, वो जो आपने सुना होगा ना, नाम में क्या रखा है, वो गलत सुना है। भाई नाम में रखा है, क्यों नहीं रखा? नाम से पता चलता है हमें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है कि नहीं है। अब मुझे बताइए इसका नाम पढ़ के ये आपको पता चल रहा है कि नहीं कि कंपनी है कि नहीं? भाई कितने स्टूडेंट का ख्याल है कंपनी है, कितनों का ख्याल है नहीं है? कैसे पता चला नहीं है? हाँ याद रखे, पता नाम से ही चलेगा, लेकिन नाम में किस लफ्ज से पता चलेगा? कंपनी के लफ्ज से नहीं, लिमिटेड के लफ्ज से। जैसे कंपनी के नाम में लफ्ज प्राइवेट से पता चलता है प्राइवेट है कि पब्लिक है, उसी तरह लफ्ज लिमिटेड से पता चलता है कि कंपनी है कि नहीं है। ये इस कंपनी लफ्ज से धोखा नहीं खाना आपने। ये कंपनी का लफ्ज सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए है, ये नहीं बता रहा कि बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट कौन सा लफ्ज बताएगा? लिमिटेड।
तो भाई क्वेश्चन में पहचान कर लेंगे। याद रखें ऑडिटर्स, ये हमें क्या बता रहा है कि ऑडिटर के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रैक्टिस की इजाजत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपस में पार्टनरशिप फर्म बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके कंपनी बना सकते हैं, लेकिन फिर वो कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती, बॉडी कॉर्पोरेट मना है। उन्होंने शायद इसलिए कहा, उन्होंने कहा नहीं भैया बॉडी कंपनी बन जाएगी तो लायबिलिटी हो जाएगी लिमिटेड, हम तो ये चाहते हैं जो ऑडिटर गलत ऑडिट करे उसे फांसी पे चढ़ाए, तो उसके लिए तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए ना। इसीलिए उन्होंने कहा बॉडी कॉर्पोरेट की इजाजत ऑडिट नहीं करेगी। भाई आगे चलें। अच्छा मुझे ये बताइए, आगे चलने से पहले यहाँ पे रुक के थोड़ी देर 1 आधे मिनट की ब्रेक करते हैं। मुझे ये बताइए, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वो जो लाइन लिखाई थी उर्दू में, वो क्या थी? दूसरे डायरेक्टर की तरह डिस्क्वालिफाइड है। अगर एक कंपनी में एक बंदा डायरेक्टर है, एक बंदा क्या है, उसका ऑडिट कर सकता है? क्वालिफाइड है डिस्क्वालिफाइड? अगर एम्प्लॉय हो तो, डायरेक्टर हो तो। अच्छा मैंने आपको ये कहा डायरेक्टर हो तो डिस्क्वालिफाइड है, ये तो नहीं कहा इस किस्म का डायरेक्टर हो तो डिस्क्वालिफाइड है, उस किस्म का हो तो डिस्क्वालिफाइड नहीं, ये तो नहीं कहा। तो आपने इसी को ध्यान में रखना है। स्टूडेंट कंफ्यूजन का क्या शिकार हो जाते हैं, वो नॉमिनी डायरेक्टर, वो कहते हैं सर डायरेक्टर कंपनी का ऑडिट कर सकता है, कर सकता है। मैंने कहा कहाँ लिखा है कर सकता है? सर आपने खुद ही तो बताया था डायरेक्टर जो है वो एक्सेप्शन है, नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो एक्सेप्शन, तो नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो ऑडिट कर सकता है। मैं इसको एक लगाता हूँ, मतलब भाई पूरी प्रोविजन क्यों नहीं याद की? मैंने लिखवाया था नॉमिनी डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर्स की तरह डिस्क्वालिफाइड है, नॉमिनी डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर्स की तरह डिस्क्वालिफाइड है, लेकिन जब एसोसिएटेड कंपनी का स्टेटस डिसाइड करना है उस वक्त एक्सेप्शन है। भाई नॉमिनी डायरेक्टर इधर एक्सेप्शन है, इधर एक्सेप्शन कोई नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। नॉमिनी डायरेक्टर दूसरे, ये आपको बताया था ना, आधा हिस्सा बता देता हूं, आधा अभी बता रहा हूं पूरा हिस्सा। नॉमिनी डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर की तरह डिस्क्वालिफाइड है, तो फिर एक्सेप्शन किधर की है? एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन है। मिक्स नहीं करना, जैसे वो 1 मिलियन 3 मिलियन मिक्स करते हैं ना, उसी तरह इसको भी मिक्स कर देते हैं। नॉमिनी डायरेक्टर को नहीं करेंगे आप, कंफर्म है, लिखवा ले मेरे से, कंफर्म करेंगे। फिर इसके बाद अब आसान, अब जिंदगी आसान शुरू होने लगी। वो कहता है अगर मैं कंपनी से लोन लेता हूं, चाहे वो बैंक है चाहे कोई भी है, मैं लोन लेता हूं, मैं क्या हो गया? अच्छा मैंने लोन ये भाई ने लिया, मैंने गारंटी दी। वो कहता है गारंटी दी, किसी भी वक्त ये डिफॉल्ट करेगा, जैसे डिफॉल्ट करेगा तो अब लोन मेरे पे आ जाएगा, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। वो कहता है आप स्टार्ट में ऑडिट ना करें, गारंटी दी तो फिर इसके बाद 8वें प्रोवाइडेड गारंटी का समझ आ गया। फिर कन्विक्टेड ऑफ फ्रॉड, एक होता है इल्जाम लगाना, उसे क्या कहते हैं? एक्यूज्ड। एक होता है जुर्म साबित हो जाना, उसको सजा मिल गई, कन्विक्टेड। किस चीज का कन्विक्टेड? फ्रॉड। अगर कोई बंदे पे फ्रॉड का जुर्म साबित हो गया तो याद रखे वो भी ऑडिट। अच्छा कत्ल का जुर्म साबित हो गया, ऑडिट कर सकता है। कत्ल का फ्रॉड का हो गया तो वो पिछले 10 सालों में, अगर 20 साल पहले फ्रॉड किया था वो पॉइंट हो सकता है। तो ये कन्विक्टेड ऑफ फ्रॉड समझ आ गई। 10। इसके बाद 2 और प्रोविजंस हैं, वो आपने आंखें भी बंद दिमाग भी बंद करके रटा लगा लेनी है। उनकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन केस स्टडी में नहीं आएगी। भाई ये सारी समझ आ गई? अच्छा मुझे नहीं लगता वैसे समझ आई होगी, ये पक्की बात है। चलें। अच्छा मेरी बात सुने एक और, मैं और मेरा भाई हम इकट्ठे रहते हैं, तो जो मेरे भाई का दुश्मन है वो मेरा दोस्त है। भाई ऐसे होना चाहिए? भाई नहीं होना चाहिए ना, इलॉजिकल है। जो मेरे भाई का दुश्मन मेरा भी दुश्मन। तो बताइए
जो एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड, वो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। तो याद रखिए 2 से लेके 9 तक एरो लगाया हुआ है। जो एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड, वो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी। कोई स्टूडेंट बता सकता है कि इसको ऊपर 1 तक क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि 1 वाली में ऑलरेडी एसोसिएटेड कंपनी शामिल है, उसमें तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी ना। तो फिर बताइए, जो एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड, वो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी। फिर से बताइए, जो एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड, वो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। चलिए, अच्छा अब मुझे बताइए कि क्विक सी रिवीजन में पूरा लेक्चर दोबारा आपको पढ़ा दूं कि इसमें जो चुन चुन के अहम बातें हैं उनकी रिवीजन करवा दूं? चुन चुन के चलें, चुन चुन के अहम बातें सुने। लेकिन भाई याद रखेंगे आप, पहले वादा करें, पक्की बात है? चले चलिए ठीक है, वचन देते हैं आप, वचन। अब सुनो, एक इशू, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ से पहली चीज अहम, मल्टीपल इश्यूज। भाई एक केस स्टडी में वो 2 इश्यूज दे देता है, एक क्वालिफिकेशन वाला भी, एक डिस्क्वालिफिकेशन वाला भी, या एक शेयर होल्डिंग वाला, एक एम्प्लॉयमेंट वाला। तो हमने एक को डिस्कस करना है कि दोनों को? भी पक्की बात है। कुछ स्टूडेंट जो है ना वो रॉकेट साइंस लगाते हैं, कहते हैं सर एक ही बेस पे डिस्क्वालिफाइड हो गया तो दूसरे से फर्क ही कोई नहीं पड़ता, चाहे क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड फर्क। वो कहता भाई एग्जाम है, उसने सारे एंगल से चेक करना है। आई कैप जिस तरीके से दाव लगाएगा उसे उसी तरीके से जवाब देना है हमने। तो अगर एक जगह पे 2 इश्यूज डिस्कस किए हमने, दोनों को 1 बाय 1 आंसर करना है, ये जहन में रखिएगा। अगली बात सुने, एक डिस्क्वालिफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिस्क्वालिफाइड कर देता है, ये तो बता दिया आपको, ये जहन में रखना है। फिर बताइए, एक सारी फर्म को डिस्क्वालिफाइड कर देता है, ठीक है। वो कहता है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एंगेजमेंट पार्टनर के लिए है और डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सारे पार्टनर्स के लिए है। बल्कि ये लिख ले, मेरी आत्मा को भी शांति नहीं मिल रही। इसको लिखे, इसको लिखे, लिखे लिखे लीगल प्रोविजंस सारे पार्टनर्स पर अप्लाई होती हैं। ये मिर्जा गालिब वाली उर्दू में लिखना है, ये भाई मेरी फरमाइश पर है, मिर्जा गालिब लिख लेना। लीगल प्रोविजंस सारे पार्टनर्स पर अप्लाई होती हैं, ये सारे को भी अंडरलाइन करें और पार्टनर्स को भी अंडरलाइन करें। सारे पार्टनर्स पर अप्लाई होती हैं, ठीक है, सारों पे अप्लाई होगी। अच्छा किन पे? पार्टनर्स पे। भाई मैनेजर पे तो अप्लाई नहीं होगी, लीगल प्रोविजन मैनेजर पे अप्लाई नहीं होगी। अगली बात सुने, रिलेशनशिप का ध्यान रखना है मेरे भाई। किधर स्पाउस है, किधर माइनर चाइल्ड है, किधर सिस्टर, ब्रदर, फादर, जो जिधर जिधर है उसे उधर उधर फिट करना है, मिक्स नहीं होने देना। जिस प्रोविजन में रिलेशनशिप है उधर ही। अगली बात सुने, अगर क्वेश्चन में 2 कंपनीज आ जाती हैं तो हमने क्या करना होता है? क्या करना होता है? दोनों कंपनीज का रिलेशनशिप देखना, एसोसिएटेड है कि नहीं। रिलेशनशिप के लिए आपको ये डेफिनेशन बता दी और वो लाइन भी लिखवा दी। कौन सी लाइन भला? नॉमिनी डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर्स की तरह डिस्क्वालिफाइड है और एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन भी है। स्टूडेंट कहने लगा सर ये सारे क्राइटेरिया एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए है कि अपॉइंटमेंट के बाद भी? कहने लगा सर वो अगर अपॉइंटमेंट के बाद शादी हो जाए तो। मैंने कहा अच्छा आपको याद है वो बिजनेस लॉ का केस स्टडी आई कि आपने पूछी थी, वो उसमें शायद 3 नंबर की थी, वो मुझे नाम भी मिस इस्मत वाली, हिना वाली नहीं थी, मुझे याद है। वो कौन सी केस? वो आज तक कोई केस स्टडी नहीं है, वो कहीं और पढ़ा गया होगा आपको। हम आईटेट में कभी नहीं पढ़ाते। उसमें उसने कहा था कि आईटेट की अपॉइंटमेंट हुई और अपॉइंटमेंट के बाद उसकी शादी हो गई डायरेक्टर के साथ।
और मुझे और डेट भी याद है। नहीं, ये सही क्वेश्चन, उसकी डेट थी 14 फरवरी जब शादी हुई। तो कहने लगा सर ये ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड कब हुआ, एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट को या 14 फरवरी को? 14 फरवरी को पॉइंट। तो ध्यान में रखिएगा ये क्राइटेरिया एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए भी है और अपॉइंटमेंट के बाद के लिए भी है। अब अगली बात सुने। तो कहने लगा सर आखिरी बात, कहता सर आखिरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेस बनाएगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक के। कहता है सर अगर पार्टनर का ब्रदर है, वो क्लाइंट पे डायरेक्टर है, आपने बताया है इसके मुताबिक वो लीगली क्वालिफाइड है, ऑडिट हो सकता है, लेकिन मेरी कॉमन सेंस नहीं मानती कि पार्टनर इंडिपेंडेंट होगा अगर उसका भाई डायरेक्टर है। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लॉ में जहां कहीं हम लॉ को जो जैसे है वैसे है उधर ही फिट करते हैं, लेकिन लॉ में जहां कहीं कमी बेशी रह जाती है उसके लिए फिर आता है कोड ऑफ एथिक्स। तो ये जो बाकी सिचुएशन है ना जिनमें आप पढ़ते हो, आप कहेंगे ब्रदर हो, फादर हो, सिस्टर हो, इसको तो डिस्कस नहीं करता, लेकिन इंडिपेंडेंस तो इफेक्ट होती है, तब क्या होता होगा, उसका जवाब हमें देता है कोड ऑफ एथिक्स। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, लॉ में जहां कहीं कमी बेशी रह जाए उसका जवाब हमें कहां से मिलेगा। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो ऑडिट है ये पढ़ने से आता है कि करने से आता है? भैया पढ़ने से नहीं आता, करने से आता। तो आपने जो कुछ आज सीखा ना, कंफर्म है 100% कंफर्म है कल तक 80% चीजें भूल जाएंगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर प्रैक्टिस तो कल मेरे भाई, ओ भाई पकड़ी, क्या टेंशन है आपको, मैं इधर कलप रहा हूँ, अपना बैग बंद कर रहा है। भाई ये बस सुन लेना यार, मेरा आखिरी बात 1 मिनट सिर्फ हो रहा। तो ऑडिट पढ़ने से नहीं करने से आता है। तो ये जो कुछ भी आपने सीखा है, अगर ये जाके केस स्टडीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जहन से निकल जाएगा। तो सुन ले कौन सी केस स्टडी। अब भाई सुन तो ले मेरी बात। अब भाई मुझे पता है, मैं बताता हूँ उसका। वॉल्यूम 1 में पेंडेक्स में 2 केस स्टडीज हैं, वो अटेम्प्ट करनी है, और वॉल्यूम 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक। अब आप ये तो नहीं पूछेंगे सर चैप्टर कौन सा है, चैप्टर हाँ ठीक 1 से। अब आप ये कह रहे हैं कि सर कल हमारा टेस्ट भी है, उसकी तैयारी भी कर, असेसमेंट, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना, इनमें 4-4, 5-5 सिचुएशंस आगे फर्दर भी हैं। तो ये मिल मिला के 25 के करीब केस स्टडीज बनती है। हर केस स्टडी 2 से 3 मिनट की है। कितने? 2 से 3 मिनट की, तकरीबन 1.25 घंटा लगेगा। लेकिन आप कहते हैं नहीं सर अभी ये भी नहीं करना, तो आपके लिए एक जुगाड़ बता रहा हूँ कि हमारे कंसेप्ट भी हमें एप्लीकेशन का पता चल जाए और हमारा टाइम भी कम से कम लगे। हर केस स्टडी को पढ़ें, इसके आगे सिर्फ डिसीजन लिख दें, क्वालिफाइड के डिसक्वालिफाइड। बेसिस ऑफ डिसीजन अभी ना लिखें, एग्जाम में लिखनी होती है, अभी ना लिखें ताकि टाइम बच जाए, कंसेप्ट पक्का हो जाए। तो हर एक के साथ क्वालिफाइड, इसकी वजह से हमारी जो 1.25 घंटे की केस स्टडी थी वो 15-20 मिनट की रह जाएगी। तो भाई ये काम कर लेंगे। तो कल आपने क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड जो लिस्ट बना के और सोल्यूशन के साथ कंपेयर कर लीजिएगा, ये 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर होगी। और ये आज लाजमी है, वरना टेक्निकल लेक्चर है, मैं सही बता रहा हूँ। अगर कल तक आपने इसकी घर जाके रिवीजन ना की तो जहन से निकल जाएगा, फिर मुझे ना बढ़ा दें, लेक्चर खत्म।